अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस। अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज चैनल नंबर 1 पर, डीडी नेशनल चैनल नंबर 2 पर, डीडी भारती चैनल नंबर 60 पर और डीडी इंडिया चैनल नंबर 84 पर। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं। हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। हमारे भी घर वाले चिंता करते हैं, पर आज देश की कोरोना से लड़ाई है और हमारा हौसला ही तो इस जंग का सिपाही है। कोई कुछ भी कह ले या कर ले कुछ भी, हम खुद से पहले अपना देश बचाने आए हैं। इस रणभूमि में शायद सांस हमारी भी टूटेगी, पर तुम्हारे प्राण बचाने को हम खुद को निछावर करने आए हैं। वार सभी हम सह लेंगे, पर हार नहीं हम मानेंगे। इस अंधियारे से हम जीतेंगे, फिर देश को रोशन कर देंगे। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं। हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। आइए करें उन्हें नमन जिनके लिए सबसे पहले है वतन। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। बेटे आप लोग जल्दी से घर जाओ। थैंक यू सर। हाँ बेटा जाओ, घर जाओ। पूरी मेडिकल कम्युनिटी खड़ी है आपके लिए ढाल बनके। हम हैं कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। हम हैं कोरोना वॉरियर। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। थैंक यू शुक्रिया, गुड जॉब। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स फॉर सेविंग अस। भीम ऐप का प्रयोग करके हम अपने नगद लेन देन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। भीम ऐप के जरिए ब्रॉडबैंड, केबल टीवी, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट आसानी से किए जा सकते हैं। साथ ही गैस बिल का भुगतान या हेल्थ इंश्योरेंस भी किया जा सकता है। भीम ऐप से आप लैंडलाइन पोस्टपेड, जीवन बीमा, लोन पेमेंट, मोबाइल पोस्टपेड का पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको किसी से पैसा मंगाना हो या किसी को भेजना हो तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। तो देर किस बात की, अपने मोबाइल पे भीम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने नगद लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाइए। कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे सेफ एंड सिक्योर्ड मोड है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के 3 इंपॉर्टेंट टूल हैं। पहला टूल है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है।
ये 24/7 अवेलेबल होता है। ये एकदम सिक्योर मोड में से एक माना जाता है। हालांकि इसमें जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो रियल टाइम में नहीं होता। इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा टूल है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसकी खासियत है कि आप इसमें रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें ट्रांसफर लिमिट 2 लाख रुपए तक की होती है। तीसरा टूल है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये काफी फास्ट और सिक्योर्ड मोड माना जाता है। इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करना होता है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट यानी कि NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से ही करें ताकि आपका ट्रांजैक्शन एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड रह सके। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती हिंदियान। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आज 15वां सम्मेलन हुआ जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। वर्चुअल तरीके से हुए सम्मेलन के दोनों पक्षों में आपसी व्यापार और सहयोग बढ़ाने पर बात तो बनी ही है, साथ ही साथ चीन और पाकिस्तान समेत तमाम वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। क्या है दोनों पक्षों के साझा बयान की मुख्य बातें और क्या है इस बातों के मायने, विस्तार से करेंगे आज हम चर्चा। साथ ही होगी बात कौशल विकास की भी, दिखाएंगे खबर राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम में आज क्या हुआ। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और यूरोपीय संघ की साझेदारी आर्थिक पुनर्निर्माण और मानवता केंद्रित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यूरोपीय संघ में कोविड-19 पर अपनाई गई नीतियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। भारत और यूरोपियन यूनियन ने अगले 5 वर्षों के लिए मजबूत रणनीतिक साझेदारी रोड मैप जारी किया। सुरक्षा, रणनीतिक क्षेत्र, व्यापार, ऊर्जा क्षेत्रों में साझा प्रयासों को और आगे बढ़ाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड काल के बाद की दुनिया में कामयाब बने रहने का एकमात्र मंत्र है अपने कौशल को बनाए रखना और नई चीजों को सीखने का जज्बा रखना। कौशल भारत मिशन के 5वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 5 वर्षों में 5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों का किया गया है कौशल का विकास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा पर रक्षा तैयारियों की जानकारी के लिए शुक्रवार को 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे लेह और श्रीनगर। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी रहेंगे दौरे में शामिल। चीन के साथ सीमा पर तनाव कम करने के लिए कल ही संपन्न हुई थी 4थे दौर की सैन्य स्तर की वार्ता। राजस्थान में राजनीतिक रस्साकशी जारी। कांग्रेस पार्टी ने पायलट सहित 19 विधायकों के खिलाफ अनुशासनहीनता का किया नोटिस जारी। पायलट ने कहा, वे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। असम और बिहार में बाढ़ का कहर जारी। असम में 30 जिलों के 40 लाख लोग हुए प्रभावित, लगभग 60 लोगों की हुई मौत। बिहार में भी कई जिलों में जनजीवन हुआ खासा अस्त व्यस्त।
देश में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 63.24%। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए बिहार में आज से 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन। बेंगलुरु में भी शुरू हुआ 7 दिनों का लॉकडाउन। और भारी विरोध के चलते ट्रंप प्रशासन ने वापस लिया विवादास्पद वीजा कानून। कानून के तहत ऑनलाइन कोर्सेज वाले विदेशी छात्रों का वीजा हो सकता था रद्द। आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर अब डालते हैं विस्तार से नजर। कोरोना महामारी के चलते मार्च महीने में टल गया भारत यूरोपीय संघ का 15वां सम्मेलन को आज वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने दोनों पक्षों के सहयोग को विश्व शांति और स्थिरता के लिए जरूरी बताया है, तो कोरोना समेत वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों पक्षों के सहयोग को दुनिया के हित में करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 15वें भारत EU शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। ये सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब पूरी दुनिया कोविड-19 जैसी घातक महामारी से जूझ रही है। लिहाजा भारत और EU के लिए बैठक का मुख्य केंद्र भी यही था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और EU की साझेदारी का वैश्विक समुदाय के लिए एक साथ मिलकर काम करना संकट की इस घड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कोविड-19 के बाद आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसके लिए डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। आज हमारे नागरिकों की सेहत और समृद्धि दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर विभिन्न प्रकार के दबाव है। ऐसे में भारत EU पार्टनरशिप आर्थिक पुनर्निर्माण में और एक मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित ग्लोबलाइजेशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा जैसी बड़ी चुनौतियां भी भारत की प्राथमिकता हैं। यूरोपीय निवेश और भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में तकनीक को लेकर EU की संभावनाओं का भी जिक्र हुआ। बैठक में व्यापार और निवेश के मुद्दों पर भी बात हुई। तत्कालीन चुनौतियों के अलावा क्लाइमेट चेंज जैसे लॉन्ग टर्म चैलेंजेस भी हम दोनों के लिए ही प्राथमिकता है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने के हमारे प्रयत्नों में हम यूरोप के इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का आमंत्रण करते हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा कि भारत और EU ऐसे लोकतंत्र हैं जो समान मूल्यों को साझा करते हैं। उन्होंने आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए बहुपक्षीय सहयोग के बढ़ावे पर बल दिया। India and the EU are great democracies. We share common values. We also believe that multilateral commitments needs to be boosted and supported to combat global challenges, whether it's stability, security, combating terrorism, and so on. And so, Prime Minister, I also want to I'm not only very happy to see you in this video conference, but also want to take this opportunity to express the wish to really see this partnership with India as a political one covering multiple facets of our relationships, but is also a stable, structured, essential partnership, a structural partnership. This is how we see it. सम्मेलन की पूर्व संध्या पर भारत और EU ने नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग और शोध के लिए हुआ यह समझौता दशकों से लंबित था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
वहीं भारत और यूरोपीय संघ सम्मेलन पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग कर जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा है कि परमाणु ऊर्जा का शांति और विकास के लिए उपयोग करने को लेकर एक अहम समझौता हुआ है। Leaders also welcome the conclusion of an agreement between Euratom, which is the European Atomic Energy Community, and India for cooperation in research and development in the fields of peaceful uses of nuclear energy. विकास स्वरूप ने कहा है कि कोविड-19 महामारी को लेकर भी सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। यूरोपीय संघ ने वैक्सीन अनुसंधान और उसे बनाए जाने को लेकर भारत की भूमिका को सराहा है। Recognizing each other's strength and mutual synergies, such as our role in pharmaceuticals and research, the EU and India agreed to intensify cooperation in response to the coronavirus, including on accessibility and affordability of COVID-19 tools. Both President Michel and President von der Leyen greatly appreciated the timely assistance provided by India in terms of supply of medicines to EU countries. They sought India's active engagement in the initiative of universal and affordable vaccines for all. तो भारत और ईयू के बीच की अगर बात की जाए तो इस 15वें सम्मेलन के मुख्य तौर पे क्या एजेंडा था और किस प्रकार का अभी तक का एक लंबा सहयोगात्मक इतिहास रहा है, कुछ सिलसिलेवार समझाने की कोशिश करते हैं हम यहाँ तथ्यों के माध्यम से कि भारत और ईयू के बीच में किस प्रकार से सहयोग रहा है। इंडिया ईयू 15वां सम्मेलन के अगर लिहाज से बात की जाए तो एजेंडे में क्या कुछ खास आज शामिल था, तो दोनों पक्षों की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आगे बढ़ने को लेकर एक प्रकार से सहमति बनी है और किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा उसको लेकर मंत्री स्तर के हाई लेवल पर होगी बातचीत, यानी मिनिस्ट्रियल लेवल पर एक तरीके से हाई लेवल कमेटी होगी, उसके माध्यम से आगे बढ़ा जाएगा। तो साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, खासतौर से कोरोना का जो इस समय स्थिति चल रही है उस पर वैक्सीन निर्माण को लेकर बात हो, इस पर भी विस्तार से बातचीत हुई और कैसे सहयोग के साथ में जो मानव जात के लिए एक बड़ी समस्या कोरोना बनकर आया उससे निपटा जाए उसको लेकर बात। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन के लिहाज से भी जो फ्री नेविगेशन को लेकर जो बात होती है दुनिया भर में, उस पर भी भारत और ईयू के बीच में चर्चा हुई है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में किस प्रकार से जो एक फ्री नेविगेशन का मसला है वो अपने आप में एक विश्व स्तरीय एक मसला है जिसको लेकर भारत लगातार कहता रहा और उस पर ईयू का भी समर्थन कहीं ना कहीं मिलता दिखाई पड़ रहा है। और चीन के मसले पर भी चर्चा हुई है। विदेश मंत्रालय की जब प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें इस बात को साफ तौर पर कहा गया और लद्दाख में हुआ जो घटनाक्रम था उसका भी जिक्र हुआ है। साथ ही साथ पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और पाकिस्तान से ओवरऑल जो आतंकवाद की एक समस्या पनपती है उसको लेकर भी चर्चा हुई है इस सम्मेलन में। और साथ ही साथ पर्यावरण की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो या फिर इन्वेस्टमेंट की बात हो या फिर ट्रेड की बात हो, साथ ही साथ रक्षा और सुरक्षा की बात हो, इन तमाम जो गंभीर विषय हैं इन पर भी विस्तार से बातचीत हुई है आज इस 15वें सम्मेलन के बीच में। इंडिया ईयू रोड मैप 2025 यानी कि अगले 5 सालों का एक लॉन्ग टर्म रोड मैप को लेकर जो बात लंबे समय से चल रही थी उसको भी आज जारी किया गया है और उसमें 100 से ज्यादा ऐसे मसले हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पर किस तरीके से दोनों जो पक्ष हैं वो आगे बढ़ते नजर आएंगे। साथ ही साथ WTO हो जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, इसके अलावा विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो या इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस हो, इन तब सब में जो रिफॉर्म की जरूरत महसूस की जा रही है उस पर भी चर्चा हुई और उस रिफॉर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर भी बात हुई है। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो एक भूमिका है, क्योंकि उसको अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है 1 साल के लिहाज से, वो भूमिका किस प्रकार से और भारत क्या रोल अदा कर सकता है इसको लेकर भी बातचीत हुई है। साथ ही साथ G20 सम्मेलन जो कि भारत मेजबानी करेगा 2022 में, उसमें किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं और G20 जो देश हैं उसमें यूरोपियन यूनियन के कई देश भी उसका हिस्सा है, उस लिहाज से क्या एक भूमिका हो सकती है, कैसे विश्व की चुनौतियों से लड़ने के लिए एक साथ आ सकते हैं, उसको लेकर भी बातचीत हुई है। तो ये मुख्य तौर पे हम एजेंडे की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें भारत और ईयू सहयोग को लेकर किस प्रकार से अभी तक स्थितियां परिस्थितियां बनी है, तो उसमें ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन के 29 सदस्य देश हैं उनकी अगर बात की जाए तो सबसे बड़े व्यापारिक सहयोग के गुट के तौर पर साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। द्विपक्षीय सामान और सेवाओं यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो $150 बिलियन से ज्यादा का ये कहीं ना कहीं आंकड़ा बनता है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में दोनों पक्षों में गुड्स और सर्विसेज का एक तरीके से आदान प्रदान होता है। भारतीय निर्यात की दूसरी सबसे बड़ी जगह यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पे भारत से सबसे ज्यादा सामान एक तरीके से ईयू में पहुंचता है। 6000 से ज्यादा यूरोपियन कंपनियां भारत में अपनी मौजूदगी के साथ काम करती नजर आ रही हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। और इन जो यूरोपियन कंपनीज हैं इनके माध्यम से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 6.7 मिलियन जो रोजगार हैं वो पैदा होते हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या में ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी ये कंपनीज भारत में कर रही हैं। साथ ही साथ अगर भारतीय कंपनियों के लिहाज से बात की जाए तो 50 बिलियन यूरो से ज्यादा का निवेश 2000 साल से लेकर अभी तक होता हुआ दिखाई पड़ा है। और अगर हम बात करें
भारत और ईयू के एक तरीके से जो इतिहास का रहा है 1960 के दशक में, मुख्यतः 1962 में इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी और वहां से एक तरीके से ये बात आगे बढ़ती नजर आई। 1993 में संयुक्त राजनीतिक वक्तव्य पर भारत और ईयू के बीच में एक तरीके से बात बनी, उस पर समझौता हुआ, उसके बाद बात आगे बढ़ती नजर आई। 1994 में आपसी सहयोग पर एक तरीके से समझौता हुआ। किस तरीके से भारत और ईयू आगे बढ़ता नजर आएगा, ये लगातार साल दर साल की बात है। 2004 में सामरिक सहयोग पर सहमति बनी, ये अपने आप में एक विशेष पड़ाव था जब ये सहमति बनी थी। 2016 में एजेंडा फॉर एक्शन 2020 पर हुआ एक तरीके से काम की शुरुआत, जिसको आज एडॉप्टेशन किया गया है। उसकी 2016 में नींव पड़ गई थी और 2018 में ईयू ने न्यू इंडिया रणनीति यानी न्यू इंडिया एक तरीके से एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया था कि भारत को लेकर किस प्रकार से बदले हुए परिदृश्य में आगे बढ़ना है। साथ ही साथ 2017 में इंडिया ईयू ने आतंकवाद, पर्यावरण, स्वच्छ ऊर्जा, शहरीकरण जैसे तमाम मसलों पर मिलकर साझा बयान जारी किया था और साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता को जताया था। तो कुल मिलाकर एक तरीके से ये पूरा इतिहास रहा है किस तरीके से भारत और ईयू के बीच में, ये अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से एक लंबे इतिहास के बाद में आज जिस मुकाम पे दोनों ही पक्ष खड़े हुए हैं, यहां से अब आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इसी पे हम आज करेंगे चर्चा भी। और इस चर्चा पे हम जाएं उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है और इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंडिया ईयू समिट को लेकर और इसी पे करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी, भारत यूरोपीय संघ सहयोग के नए आयाम। ये हमारा आज का विशेष है और ये अपने आप में इस लिहाज से है क्योंकि साल 2020 की बात की जाए तो ये अपने आप में एक ऐसा वर्ष है जहाँ से एक नए सहयोग, नए आयाम को दिखाई पड़ते हुए दिखाई पड़ रहा साफ तौर से कि यहाँ से एक नई छलांग दोनों ही पक्षों का सहयोग से आगे बढ़ाकर लगाई जा सकती है। इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही दो खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका परिचय भी मैं आपसे साथ कराना चाहता हूं। मेरे साथ में मोहन कुमार जी मौजूद हैं जो कि RIS के चेयरमैन हैं। इसके अलावा फ्रांस में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। सर बहुत स्वागत है। मनजीव सिंह पुरी जी हैं, आप EU में भी भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं और इसके अलावा विदेश मामलों को बेहतरी से समझते हैं। सर आप दोनों का स्वागत है। मोहन जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ, किस तरीके से देखा जाए इस 15th जो वर्चुअल समिट है उसमें क्या की नोट्स एक तरीके से कह सकते हैं, क्या बड़ी बातें कह सकते हैं अभी तक निकल के आई हैं जो हमको दिखाती हैं कि यहां से अब आगे का रास्ता एक नए तरीके से आता दिखाई पड़ रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि एक वर्चुअल समिट इसलिए है, कोविड की वजह से है। तो पब्लिक हेल्थ के एरिया में जो हमने डिसाइड किया है कि हम कोऑपरेट करेंगे इंडिया और EU, वो मेरे ख्याल में एक महत्वपूर्ण बात है। मल्टीलैटरलिज्म को लेके हमने ये डिसाइड किया है कि यूनाइटेड नेशंस हो, WTO हो, G20 हो, तीनों में हम कोऑपरेशन जारी रखेंगे। तीसरा, हमने एक जनरल पॉइंट ये भी किया है कि हमारे शेयर्ड वैल्यूज हैं। दोनों ही अगर देखेंगे EU और इंडिया दोनों ही लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, लोकतंत्र हैं, और जो कॉमन वैल्यूज हैं, प्लूरलिज्म हो, ह्यूमन राइट्स हो, सेक्युलरिज्म हो, सब में हमारे वैल्यूज बड़े कॉमन हैं। मैं समझता हूं कि ये समझना जरूरी है कि एक महीने पहले चीन के साथ इन्होंने एक समिट किया था, उसमें जॉइंट स्टेटमेंट ही नहीं निकला EU और चीन के बीच में। तो वो भी मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि सर इस बात को किस तरीके से देख सकते हैं कि वहां पे बात होती है, समिट होता है, लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आता, लेकिन यहां जब समिट होता है तो एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है। इन दोनों को हम किस तरह से मिला के देख सकते हैं? नहीं, ना सिर्फ जॉइंट स्टेटमेंट है, एक रोड मैप हो गया है। 2025 मतलब 2025 तक का रोड मैप दोनों लीडर्स ने डिसाइड किया है आज की तारीख में। तो एक तो जॉइंट स्टेटमेंट जो आपको कहता है कि भाई मल्टीलैटरलिज्म सपोर्ट करेंगे, कोविड के खिलाफ हम फाइट करेंगे, वैक्सीन करेंगे, जो अच्छा कॉन्क्रीट मुद्दे देखेंगे। इन्वेस्टमेंट जो हुआ है पुणे भोपाल में, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का 550 मिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट होगा, वो अगर देखेंगे। रिसर्च जो होगा वैक्सीन्स और फार्मास्यूटिकल्स में,
यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मैं समझता हूं ये ना सिर्फ जनरल है जॉइंट स्टेटमेंट, ये जॉइंट स्टेटमेंट और ये जो रोड मैप दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए। काफी कॉन्क्रीट मुद्दे पर हमने ये डिसाइड किया है कि हम कोऑपरेट करेंगे। ये सब ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि इसको अगले लेवल पे कैसे लिया जाए। ये एम्बेसडर मंजीत पुरी बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि वो एम्बेसडर रह चुके हैं ब्रसेल्स में। मैं समझता हूं कि अब भी रिलेशनशिप थोड़ा बिलो पोटेंशियल है। तो अच्छा हुआ कि ये दोनों लीडर्स मिले हैं, इन्होंने काफी रोड मैप डिसाइड किया है। मेरा इंटरेस्ट जो है स्पेशली वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में है। तो उसमें उन्होंने ये कदम उठाया है कि भाई मंत्री लेवल पे एक हाई लेवल डायलॉग होगा। लेकिन मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड इसलिए हूं कि एक अगर डेडलाइन होता तो अच्छा रहता। उन्होंने थोड़ा ओपन एंडेड कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई मंत्री दोनों मिलेंगे, बात करेंगे, पॉलिटिकल गाइडेंस देंगे। ईयू और इंडिया के बीच में एक प्रॉब्लम यह है कि हम काफी मुद्दे पर हम सहमत हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके 27 देश हैं, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, ब्रसेल्स है, वो एम्बेसडर मनजीत सिंह पुरी काफी अच्छा जानते हैं। सो इसमें टाइम लगता है। तो मैं समझता हूं कि एक अगर डेडलाइन होता तो अच्छा रहता। लेकिन मैं समझता हूं ये जॉइंट स्टेटमेंट और ये जो रोड मैप है उसको आज के अंतरराष्ट्रीय स्थिति देखेंगे तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है उसमें ईयू एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोल है। ये मानना पड़ेगा इंडियंस को। इंडियंस हमेशा हम लोग बाकी देशों के बारे में बात करते हैं, चीन, अमेरिका, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत मजबूत, बहुत महत्वपूर्ण पोल है। जी, महत्वपूर्ण बात सर आप कह रहे हैं कि ईयू को लेकर उसको अंडरएस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पोटेंशियल को आगे और एक्सप्लोर करने की जरूरत है जो शायद अभी हो सकता है। मिस्टर पुरी, आपको लगता है कि जो बात मोहन जी कह रहे हैं, आपको लगता है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ी, भले ही डेडलाइन तय ना हुई हो, लेकिन कम से कम एक कंसेंसस बना है इस लिहाज से, और हम मिनिस्ट्रियल लेवल पर अब बातचीत होते आगे देखें, कम से कम किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, ये उम्मीद तो बनती है, जिसको लेकर कई समय से बात चल रही है। मैं बिल्कुल मानता हूं ये बनती है। आप अगर मुझे माफ करें कि मोहन जी और मैं एक ही समय हम दोनों एम्बेसडर थे, तो हमारी तालमेल भी बहुत चलता। तो अगर इस कार्यक्रम में हम लोग बिल्कुल एक जैसी बात करें तो हमें इस चीज के लिए क्षमा दीजिएगा। देखिए, मैं मानता हूं कि कोविड होते हुए भी ये दो नेताएं, दोनों नेता वहां के ईयू के और प्रधानमंत्री मोदी मिले, ये इस चीज का संकेत देता है कि दोनों साइड बिलीव करते हैं कि उनको जो भी पास्ट में स्लोनेस वगैरह हो उसको आगे तीव्रता देनी है और इस पोटेंशियल को रियलाइज करना है। ये मुझे सबसे ज्यादा अहम चीज लगी है इस पर्टिकुलर मीटिंग में। अब मोहन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर डेडलाइन होती तो अच्छा होता, लेकिन मैं कहता हूं कि कई सालों से तो ये बीटीआईए में कुछ काम ही नहीं हुआ, इसलिए गाइडेंस मिनिस्टीरियल लेवल, वो भी प्रधानमंत्री के लेवल से और उधर प्रेसिडेंट्स दोनों के लेवल से डायरेक्शंस हैं, ये तो अच्छा बात है। दूसरी चीज, जरा संदर्भ देखिएगा, ये कोविड का माहौल, ग्लोबल जीडीपी मानते हैं लोग के कम से कम 5% से गिर जाएगी। हमारे यहाँ भी जरूर बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है, और यूरोप में तो ऑलरेडी रिसेशन के बिल्कुल साइंस नजर आ रहे। इस समय में अगर आप थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स ऐड करिए, ईयू में से ब्रेक्सिट हो गया, ब्रिटेन निकल गया, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी निकल गई। ट्रांस अटलांटिक अलायंस में कुछ ना कुछ मामला बहुत अच्छा चल नहीं रहा। चाइना अग्रेसिव और जिसको कहते हैं हेजेमोनिस्टिक बहुत ज्यादा हो रहा है। ईयू की सिर्फ जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हुई, ईयू पार्लियामेंट ने चाइना के खिलाफ हांगकांग के सिक्योरिटी लॉ पे एक रेजोल्यूशन पास किया। ईयू ने डिसाइड किया कि चाइना को मार्केट इकोनॉमी का स्टेटस नहीं मिलेगा ईयू में। ये बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा है। और ईयू ने साथ में ये भी कहा कि चाइना डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है कोविड के मामले। तो मेरा मतलब ये नहीं कि चाइना के साथ जो ईयू के रिश्ते हैं वो बहुत जल्दी शीघ्रता से कम होंगे, वो बहुत बड़े विस्तार के, लेकिन ओपनिंग्स मिलती हैं और ओपनिंग्स को लेना पड़ता है। तो मैं ये जो शिखर सम्मेलन है इसमें आपको कहूंगा कि मे भी 5 बड़े मुद्दे। जी, पहले मुझे बहुत खुशी हुई है कि ट्रेड पे मूवमेंट, क्योंकि असल में ईयू क्या है, एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, और इकोनॉमिक ब्लॉक वो है जो ईयू यूरोप में एक्शन करता है। यहाँ भारत में जो एक्शन होता है वो ईयू की तरफ से बहुत कम होता है, वो होता है यूरोपियन देशों की तरफ से।
मोहन जी ने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हौसला दिलाया, ये तो बहुत अच्छी चीज हमने कुछ 2-3 साल पहले वहां से शुरू करवाई। वो सारे मेट्रोज की यहाँ पर बहुत बड़ी निवेश कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन यूरोप में एक्शन होना, ट्रेड उसमें सबसे ज्यादा अहम चीज। मुझे इसमें भी खुशी हुई कि हम लोगों ने एग्री किया है कि कोविड में अफोर्डेबल और एक्सेस वैक्सीन या जो भी थेरेपेटिक्स बने उनके लिए हम लोग इकट्ठा काम करेंगे। देखिए यूरोप में आप डेथ रेट देखिएगा कितना हाई हुआ है। सबसे बड़े कंट्रीज में जो सबसे शक्तिशाली कंट्रीज हैं, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, इटली हो और ग्रेट ब्रिटेन जो अब उसका पार्ट नहीं है, उधर भी देखिए हमारे यहाँ डेथ रेट जरा कम रहा है लेकिन केस लोड काफी हाई। अगर हम लोग कोऑपरेट करें तो हमारे दोनों के लोगों का फायदा होगा, लेकिन विश्व के लोगों का फायदा होगा। बिल्कुल, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि ये विश्व के फायदे के लिहाज से भी ये सहयोग कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण बनता है। मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट और कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये कहा कि हमें मानव सेंट्रिक होना चाहिए, तो एक चीज मानिएगा कि यूरोपियन यूनियन जो इतना बड़ा डेमोक्रेसी और फ्रीडम लविंग है और भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, अगर हम दो ह्यूमन सेंट्रिक बात करें तो इससे ह्यूमन काइंड के लिए कितना ज्यादा फायदा होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इन चीजों पे सहमत हुए। जियोपॉलिटिक्स पे तो वैसे भी सहमति बनती है, लेकिन एक्शन करने की जरूरत है। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत फायदेमंद समिट है और इसको अब आगे ले जाने की जरूरत है। बिल्कुल, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि हमारी बातचीत का आधार कहीं ना कहीं मानव केंद्रित है और लोगों का भला, मानवता का भला कहीं ना कहीं हो, इसको कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट के तरीके से देखा जा रहा है। आप दोनों ही लोग हमारे साथ बने रहिए। एक और स्टेटमेंट हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं जो कि विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निकला था, उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत होगी। इस बात का भी जिक्र विकास स्वरूप जो कि जिन्होंने प्रेस वार्ता की आज विदेश मंत्रालय के माध्यम से, उसमें जिक्र किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनवाते हैं। During the 15th summit discussions today, one of the most important outcomes was the setting up of this high-level dialogue on trade and investment relations, which will discuss all trade and market issues as well as supply chain linkages. The two sides have expressed their commitment and agreed to work for a balanced, ambitious, and mutually beneficial trade and investment agreements. The high-level dialogue, which will be held in the coming months, is expected to provide high-level guidance and directions to take these two agreements forward. तो दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एम्बेसडर मोहन कुमार जी, आपको लगता है कि जिस रोड मैप का जिक्र आप कर रहे थे, जिसको एक तरीके से अडॉप्ट किया गया, उसमें बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत से क्षेत्र हैं, इस आपको लगता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे ज़्यादा पोटेंशियल है इंडिया और ईयू के बीच में, जहां पे अगर हम काम करें तो शायद बहुत जल्दी से रिजल्ट हमको ज़मीन पर दिखाई पड़ सकते हैं? आप किन चीज़ों को रेखांकित करना चाहेंगे? तो मैं तो यही कहूँगा कि एक तो स्ट्रेटेजिक मुद्दा है, दूसरा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है और तीसरा पीपल टू पीपल रिलेशंस है। मैं यही बाकी मतलब एम्बेसडर पुरी भी काफी वहां रह चुके हैं ब्रसल्स में, वो कहेंगे ज्यादा, लेकिन मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी में देखा जाए तो एक तो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो बहुत सालों से मतलब कर रहे हैं, उसका आज एग्रीमेंट हुआ है, उससे मैं बहुत खुश हूं। एक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो गया है। आपके दर्शकों को शायद मालूम न हो कि फ्रांस, जहां पे मैं एम्बेसडर था, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क जैतापुर महाराष्ट्र में बना रहा है। सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट जो हो रहा है, जो वो फ्रांस महाराष्ट्र में कर रहा है। इसलिए सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट ईयू के साथ एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, उन्होंने मैरीटाइम कोऑपरेशन, मैरीटाइम डायलॉग के बारे में बात की है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग मानता हूं कि उन्होंने इंडो पैसिफिक का एक्सप्रेशन यूज नहीं किया, उन्होंने इंडियन ओशन और पैसिफिक किया है। इसका वजह यह हो सकता है कि इंडो पैसिफिक थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव है, इंडियन ओशन आप अफ्रीका के पास भी जा सकते हैं और फ्रांस का काफी इंडियन ओशन में एसेट्स हैं, रियूनियन आइलैंड्स वगैरह, तो ये भी हो सकता है। और मैं समझता हूं, आपको देखिए, आपने क्वाड तो बना लिया इंडो पैसिफिक में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के बीच में, आपको फ्रांस और ईयू को लाना ही पड़ेगा इसमें, ये तो करना ही पड़ेगा। और मैं समझता हूं इंडियन ओशन पैसिफिक ही सही, उसमें हम स्ट्रेटेजिकली हम एक्शन लेंगे, तो ये बड़ी जरूरी है। दूसरा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मैं कह चुका हूं आपसे कि बड़ी अच्छी बात है। मैं मंजीव सिंह जी से बिल्कुल सहमत हूं कि बहुत ही अच्छी बात है कि मिनिस्ट्रियल गाइडेंस है, लेकिन मैं समझता हूं ये 2025 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये रोड मैप है, उसके बहुत ही पहले, क्योंकि हम 8-9 साल कर चुके हैं नेगोशिएशंस, ये हम जीरो से नहीं शुरू कर रहे हैं।
हमने काफी नेगोशिएट किया है यू के साथ। तो मैं समझता हूं 2-3 साल में अगर ये हो जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। तीसरा पीपल सेंट्रिक ये है कि हम मोबिलिटी अगर आप देखेंगे, अमेरिका में काफी लोग जा चुके हैं, वहां प्रॉब्लम्स हैं, कनाडा में हैं। ईयू मैं समझता हूं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहां पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिकली कॉस्ट इफेक्टिव है। तो यूरोप में हमारे बिजनेसमैन जा सकते हैं, हमारे कंपनीज वहां काम कर सकते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली में। तो मैं समझता हूं ये पीपल टू पीपल रिलेशंस, इकोनॉमिक ऑपरेटर्स के बीच में वीजा का जो मुद्दा है, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए ये रोड मैप ये दिखाता है कि इंडिया ईयू का जो कोऑपरेशन है वो मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करेगा। कोविड और पब्लिक हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी में उन्होंने एक एक्सप्रेशन यूज किया है पहली बार, ह्यूमन सेंट्रिक डिजिटलाइजेशन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे यहाँ डिजिटल डिवाइड जो है वो काफी बड़ा है। और इसमें भी अगर 5G देखेंगे, हो सकता है हम अपने देश में ही 5G हम कर